नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे आप 11th क्लास का स्टूडेंट हो या 12th के हो, अगर हमें 11th और 12th की केमिस्ट्री ढंग से समझनी है तो जब तक हमें इन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण नहीं आएगा तब तक हमें इसको भली भांति नहीं समझ पाएंगे। और विशेषकर जो बच्चे 11th पास आउट होकर 12th में जाते हैं और 12th के अंदर अपने 4 से 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 10, 11, 12, 13 और 14, तो ये जो चैप्टर आते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तथा कार्बनिक रसायन से रिलेटेड होते हैं पूरे के पूरे। और इनको बिना नामकरण, जब तक हमें कंपाउंड का नामकरण नहीं आएगा तब तक हम इनको समझ नहीं पाते। तो बिल्कुल जीरो लेवल से, ऐसा लगेगा कि आपको ये चीज़ें आती हो कि बिल्कुल जीरो लेवल से इसको स्टार्ट करते हैं और 2 या 3 दिन की क्लास में ये कोशिश करेंगे कि जो मेन कंपाउंडों के नामकरण है वो इजीली हम समझ पाए। और सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है जैसे आइसोप्रोपिल क्या होता है, द्वितीयक ब्यूटिल क्या होता है, तृतीयक क्या होता है, इनमें कन्फ्यूजन होते हैं। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेकर चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये MK बुक्स चैनल आपका ही है। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंटों को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिक का जब हम नामकरण पढ़ते हैं तो उसमें पहला शब्द आपके माइंड में उत्पन्न होता है, वो होता है हाइड्रोकार्बन। किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। अब मैंने हाइड्रोकार्बन लिखा तो नाम से आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करें तो इसमें 2 शब्द आपके सामने हैं। एक तो हाइड्रोजन को आप किससे लिखते हो? H से। दूसरा आपका कार्बन जिसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हो? C से। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? हाइड्रोकार्बन। जब हम इन कंपाउंड का नामकरण स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले 2 चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब क्या है वो बात करें। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब होता है कि एक कार्बन से कितने समूह जोड़ सकते हैं? एक साथ 4 जोड़ सकते हैं। एक कार्बन से कितने जोड़ सकते हैं? 4। जबकि हाइड्रोजन से कितना जोड़ सकता है? 1। संयोजकता का मतलब सहयोग करने की क्षमता तो बिल्कुल क्लियर होगी कि हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। जब हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे तो आपने ये तो पढ़ाई है कि इसको हमने श्रृंखला, एक तो होती है इसकी श्रृंखला, ये अचक्रीय कंपाउंड और एक चक्रीय कंपाउंड, उनमें डिवाइड करता है। लेकिन वो आपकी नॉर्मल कैसे अपने को जो समझने लायक चीज़ें है कि इस हाइड्रोकार्बन को हम यहाँ पे इन 3 के बारे में हमें पहले मुख्यतः पढ़ना, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन के लिए। दूसरा शब्द आता है आपका एल्कीन और तीसरा जो शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे वो है आपका एल्काइन। किसकी बात की है मैंने? एल्काइन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन का डिवाइडेशन अलग है, हमें उसकी बात नहीं कर रहे। पहले हमें इन 3 के बारे में पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर इन तीनों का आप संधि विच्छेद करोगे जो हिंदी में पढ़ते हो तो आपको ये शब्द पढ़ने को मिलेगा। एल्केन में जो शब्द आता है वो आता है एल्क प्लस एन। एल्कीन में जो शब्द आता है वो आएगा एल्क प्लस इन। और एल्काइन शब्द आएगा, उसका मतलब होगा एल्क प्लस आइन। बिल्कुल सिंपल जीरो लेवल से ले रहा हूँ। अगर आपने 3 या 4 क्लासें जितनी भी है वो अटेंड कर ली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नामकरण है वो आप काफ़ी इजीली आप कर पाओगे। क्लियर है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का मतलब एल्क प्लस एन, एल्कीन का मतलब एल्क प्लस इन, एल्काइन का मतलब एल्क प्लस आयन। तो अगर तीनों को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको केवल इतना अंतर है कि एल्केन में क्या आता है? एन, एल्कीन में आता है इन और एल्काइन में आता है आयन। क्लियर है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब सबसे पहले बात समझते हैं कि इस एल्क शब्द जो तीनों में आ रहा है उसका मतलब क्या होता है। बेटा एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। यहाँ पर हम बात करें इसको अगर समझना चाहे तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एल्क। एल्क का मतलब आपको क्या याद करना है?
इजली भाषा में बात करें तो कार्बन की संख्या, कार्बन कितने हैं उसके लिए हम शब्द किसका यूज करते हैं, एल के लिए। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कितने कार्बन को हम क्या कहते हैं। तो ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जब एक कार्बन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स। बेटा मुख्यतः अपनी 6 कार्बन तक काम में आएंगे। 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। लेकिन ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, 1 से लेकर 6 तक तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको क्या बोलोगे, मेथ। 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। क्लियर है बात? बिल्कुल समझ में आ रहा तो कमेंट्स ज़रूर कर दें। अब आते बेटा अपने आगे यहाँ पे, इतनी उम्मीद की ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से ये तो मतलब हो गया किसका, एल का, मतलब कार्बन की संख्या। अब यहाँ से हम जो शब्द समझना चाहते हैं उसकी कंडीशन समझो कि यहाँ मैंने क्या लिखा, एन। एन का मतलब बेटा सीधी सी बात है कि जब कार्बन कार्बन में क्या हो, एकल बंध। ये क्या है, कार्बन कार्बन में आपने क्या बना दिया, एकल बंध। जब कार्बन कार्बन में एकल बंध होता है तब उसके नाम के लास्ट में क्या लगेगा, एन। और ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, एल्केन। अब जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इसने एक इधर बंध बना लिया तो कितनी बच गई, 3, और 3 इसकी शेष है। अब बात करें एल्किन। एल्किन की बात करें तो एल्किन शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब कार्बन कार्बन में द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड उपस्थित हो। तो कार्बन की संयोजकता कितनी पड़ी थी, 4। 2 बंध बन गए तो कितनी बच गई, 2 शेष रह गई। तो ये 2 शेष मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अर्थात एल्किन तब होगा जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या उपस्थित हो, द्विबंध या डबल बॉन्ड बोल सकते हो आप। एल्काइन, एल्काइन का मतलब होगा जब कार्बन कार्बन में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, अर्थात 3 बंध हो। इसका मतलब ये कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ये एक बंद इधर और एक बंद इधर, वैलेंस इधर। तो जब कार्बन कार्बन में कितने बंद हो, 3 बंद, तो उसको आप क्या बोलते हो, त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से आपकी ये बात क्लियर होनी जानी चाहिए, जो एल्केन होता है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, एकल बंध। एल्कीन होगा उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, द्विबंध। और जो एल्काइन होगा उसके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है। अब क्या होता है कि ये जब कंपाउंड लिखेंगे तो हमें पता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या का पता कैसे लगाते हैं, तो इनके लिए तीनों का सूत्र दिया हुआ है। तीनों का क्या लिखा हुआ है, सूत्र। एल्केन का जो फॉर्मूला ये सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब यहाँ से क्या है समझना, फिर से एल्केन फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। अब कंफ्यूजन है, एन क्या है, एन का मतलब कार्बन की संख्या जो आपके सामने इधर लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप समझना चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं कि एन का मतलब है कार्बन की संख्या। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि डायरेक्ट हमें फॉर्मूला में याद क्या करना है। इसका मतलब क्या हुआ, एन जितने कार्बन होंगे उसके उतने डबल हाइड्रोजन होंगे और उसमें 2 जोड़ना है। बहुत बार बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर इस एल्केन का पता कैसे लगाएं, तो इसका तरीका, ये तो फॉर्मूला हो गया। डायरेक्टली हम कैसे याद करेंगे कि एल्केन में जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन करके उसमें 2 जोड़ दो। देखो जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन, 2n का मतलब डबल, और उसमें कितना ऐड कर दो, 2। तो जितने कार्बन है उसके डबल करके 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो वो तो हो जाएगा एल्केन। जितने कार्बन है उसके डबल केवल हाइड्रोजन हो, जितने कार्बन है उसके डबल क्या हो, हाइड्रोजन हो, वो आपका क्या कहलाएगा, एल्कीन। और जितने
कार्बन है उसके डबल किया और डबल में से 2 घटा दिया, डबल में से 2 घटा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्काइन। क्लियर होना चाहिए। एल्केन का मतलब, एल्काइन का मतलब जितने कार्बन है उसके डबल में से 2 घटा दो। अब तीनों के लिए, एल्केन के लिए जितना कार्बन है उसके डबल में 2 जोड़ दिया, एल्केन का मतलब जितने कार्बन है उसका डबल केवल हाइड्रोजन के लिए, और एल्काइन के लिए जितना कार्बन है उसके डबल में से 2 घटा दिया। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई। फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 1। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4। और अभी हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। ओ का मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है ये भी आप याद कर लेना, 2। अब इस हाइड्रोकार्बन में कंपाउंड काफ़ी है, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो अपने काम के हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन में लास्ट में आता है एन, एल्किन में इन, एल्काइन में आइन। एल्केन होगा उसमें कार्बन कार्बन में एकल बंध, एल्कीन में कार्बन कार्बन में द्विबंध, एल्काइन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बंध। क्लियर होगी बात? इसके बाद ये इनके फॉर्मूले मैंने आपको रटा दिए। अब आ जाओ एल का मतलब क्या याद करना है बेटा? एल का मतलब आपको याद करना है कार्बन की संख्या। एल का मतलब क्या याद करना? कार्बन की संख्या। जब एक कार्बन हो तो क्या कहेंगे? मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। तो यहाँ तक कोई विशेष बात नहीं है। अब इसके आगे हम बात करते हैं, जहाँ से ये टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल जीरो से हीरो बनना, तो इसको जीरो लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये तो पढ़ा था हमने नॉर्मल। अब इसके आगे अब स्टार्ट लेते हैं एल्केन पर। तो एल्केन के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ से कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है एल्केन। तो पहली बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि एल्केन के जितने भी कंपाउंड होंगे उनके नाम के लास्ट में क्या आएगा? एन आएगा। बिल्कुल क्लियर होने से क्या आएगा? एन आएगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + के 2। देखो कार्बन की संख्या तो हमें पता है, एथ में प्रो बोलते हैं। हाइड्रोजन का पता लगाने का तरीका बेटा सीधी सी बात है कि जितने कार्बन होंगे, समझो यार, जितने कार्बन होंगे उसके डबल, 2n का मतलब डबल में 2 जोड़ोगे उतने हाइड्रोजन होंगे। कुछ एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ स्टार्ट किया, एक कार्बन लिया। अब देखो एक का डबल कितने होते हैं? 2, 2 में 2 जानेंगे 4। तो सबसे पहले हो जाएगा CH4। अब देखो एक कार्बन को आप क्या बोलते हो? मैथ। और मैथ में लास्ट में हमें पता है कि एल्केन जो भी कंपाउंड होगा, एल्केन जो भी कंपाउंड होगा नाम के अंत में क्या जोड़ेगा? एन जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? एन। तो क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। क्या जोड़ेगा? मेथेन। तो CH4 का नाम क्या हो गया? मेथेन। CH4 का नाम मेथेन। अब देखो यहाँ हम बात करें कि 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन, तो 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़े 6, तो C2H6। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेन। C2H6 क्या नाम दे दिया? एथेन। अब अगर 3 कार्बन की बात करें, C3, तो कितने हाइड्रोजन? 3 का डबल 6, 6 2 8, C3H8। तो इसका नाम हो जाएगा आपके प्रोपेन। C4H कितना आएगा? एज कितना आएगा जल्दी कमेंट्स में? तो 4 का डबल 8, 8 2 10। तो इसका क्या हो गया? ब्यूटेन। अब देखो C5H12, ये क्या हो जाएगा आपका? पेंटेन। C6H14, ये क्या हो गया आपका? हेक्सेन। अब यहाँ से आप एक बात समझिए, अभी हम बात करने वाले काफ़ी चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नामकरण सीखना और इस प्रकार से कि कभी हम भूले ना। तो CH4 को क्या नाम दिया? मेथेन। C2H6 को क्या नाम दिया? एथेन। C3H8 प्रोपेन। C4H10 ब्यूटेन। C5H12 पेंटेन और C6H14
हेक्सेन हो गया। लेकिन जब हम इनको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो इन सबको एक साथ नहीं लिखेंगे, इनको रेखा सूत्र के रूप द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले क्लियर होना चाहिए। मेथेन के लिए तो सीधी बात है CH4 को आप CH4 ही लिखोगे। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो मेथेन की तो बिल्कुल इस प्रकार से बना सकते हो, एक कार्बन, उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आपके 4, ये आपका क्या हो गया CH4, और इस CH4 को आप क्या बोलते हो मेथेन। अब देखो एथेन है, एथेन के स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या मतलब हुआ, कितने कार्बन है बेटा 2, तो ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दोनों कार्बन बना दिए। अब देखो एल्केन है तो कार्बन कार्बन में क्या होगा एकल बंध। अब हमें पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो एक इधर बंध बन गया तो शेष कितनी बच गई 3, तो ये 3 में नहीं हम बना दी 1 2 और 3, और 3 इसकी शेष है तो 1 2 और 3। क्लियर हो गया। अब देखो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 6, तो 6 हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऐड हो गए और 3 हाइड्रोजन ये हो गए, तो ये एथेन हो गया, ये एथेन की संरचना हो गई। अब देखो इस संरचना को एक साथ लिखने का प्रयास करो, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन 3, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन 3, तो इसको में से लिख सकते हैं CH3 CH3, ये भी क्या है आपका एथेन, क्या है एथेन, ये याद रखना है। क्योंकि बहुत बार जब हम एथेन लिखेंगे तो C2H6 लिखा हुआ मिल सकता है, या CH3 CH3 को भी हम क्या बोलेंगे एथेन कहते हैं। अब आओ इस पे C3H8 प्रोपेन, कितने कार्बन 3, तो देखो इन 3 कार्बन को कैसे बनाएंगे 1 2 3, हमें पता है ये एल्केन है, तो एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा एकल बंध। अब देख लो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी होगी 3, तो 1 2 3, इस कार्बन की 3, लेकिन बीच वाले कार्बन को गौर से देखना, इसने एक बंध इधर बना लिया दूसरा बंध इधर बना लिया, कितने शेष रह गए 2। अब काउंट करो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बाकी है, 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 8, और ये 8 ही है, तो रिप्रेजेंट कर सकते हो H H H H H, इस प्रकार से बना दिया। अब इसको आप इस प्रकार से लिखने का प्रयास करो, तो इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो कंडीशन क्या आएगी इसका, पहले आ गया CH3, अब आ गया CH2, अब आ गया CH3। तो सीधी बात है, आपने जो प्रोपेन एक साथ लिखा था C3H8, उस प्रोपेन को मैंने अब किसे लिख दिया CH3 CH2 CH3, क्या नाम दे दिया मैंने इसको प्रोपेन, क्या नाम दे दिया प्रोपेन। अब इसी प्रकार अगर हम ब्यूटेन को लिखना चाहें तो कितने कार्बन है 4, कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए सीधी सी बात हो जाएगी कि CH3 CH2 CH2 CH3, ये हम किसको ले सकते हैं इस प्रकार से ब्यूटेन। अब अगर हमें क्या लिखना हो पेंटेन, तो कंडीशन वही CH3 CH2 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 CH3, ये क्या हो जाएगा आपका पेंटेन। काउंटिंग कर लो कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 7 9 9 3 12, तो C5 या C5H12 बिल्कुल आ गया पेंटेन। अब अगर हेक्सेन को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो CH3 CH2 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 CH3, ये नाम किसका हो गया आपका हेक्सेन का, ये नाम किसका हो गया हेक्सेन का। तो यहाँ मेरा बताने का मतलब क्या था कि सबसे पहले तो आपको एल्केन, एल्केन के नाम के अंत में N आएगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका CnH2n+2, ये क्लियर है। अब क्लियर होना चाहिए कि ये अपने काम के नहीं है, अपने काम के ये है कि अगर आपसे पूछे CH4 मेथेन तो बोलोगे मेथेन का फॉर्मूला CH4, एथेन पूछे तो आप ये बोल दो या एक कोई अंतर नहीं है C2H6 या CH3 प्रोपेन ये लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम यूज ये करेंगे तो प्रोपेन के लिए क्या याद होगा CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन के लिए क्या याद करना था CH3 CH2 CH2 CH3, पेंटेन के लिए CH3 CH2 CH2 CH3, हेक्सेन के लिए ये। तो कहने का मतलब आपसे मेरा ये है कि जब तक हमें इस प्रकार से इनको लिखना नहीं आएगा हम आगे वाले प्रोसेस की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो उम्मीद है इतनी प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेथेन CH4, एथेन CH3 CH3 या
C2H6 भी बोल सकते हैं। प्रोपेन के लिए CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन के लिए CH3 CH2 CH2 CH3। इसी प्रकार पेंटेन और हेक्सेन का आपको ये मुँह जवानी याद होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अब हम एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो हमने पढ़ लिया प्रोपेन। प्रोपेन के बाद हम पढ़ेंगे ये एल्केन हो गया, एल्केन से एल्किल कैसे बनता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पॉइंट पे होने वाला, एल्केन से एल्किल कैसे बनता है, उसे क्या कन्फ्यूजन होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एल्केन से एल्किल कैसे बनाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा मेथेन, और दूसरा शब्द सुनने को बोलता है मेथिल, एथेन, एथिल। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट अपने यहीं पर होता है। तो देखो यहाँ पे कि हमें सीखना क्या है कि यहाँ पर हमने लिखा एल्केन। अब हमें इस एल्केन से क्या बनाना है, एल्किल। एल्केन से क्या बनाना है, एल्किल। तो सीधा सा एक तरीका इसमें याद करने का होता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस लगा दिया। माइनस का मतलब बाहर निकालना है। यहाँ पे तीर के निशान पे अगर कोई भी चीज़ आपको मिल जाए और माइनस का निशान है, इसका मतलब वो चीज़ वहाँ से बाहर निकाल दी गई है। तो एल्केन में से जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल दोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल। क्या प्राप्त होगा, एल्किल। और एक हाइड्रोजन बाहर चला गया तो उसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। और एक बात और याद करनी है कि जो एल्किल है उसको R वैलेंसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे एल्किल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से। अब एक से एल्केन से जब एल्किल बनाया तो एक H बाहर निकाल दिया, तो एल्किल से एल्केन बनने का मतलब उस H को वापस क्या करो, जोड़ दो। तो एल्केन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, RH से। क्लियर है। अब ये तो बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एल्केन से जब भी एल्किल बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। देखो अब यहाँ से समझो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेथेन की। मैंने फॉर्मूला लिखा CH4 नंबर 1, CH4। इस CH4 को आप क्या कहते हो, मेथेन। CH4 को क्या कहते हो, मेथेन। अब इस मेथेन से जैसे ही आपने एक H बाहर निकाला तो कितने H बच गए, 3। मेथेन से जैसे ही एक H बाहर जाएगा तो H कितने बचेंगे, 3। अब देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक बाहर चला गया तो 3 बच गए, अर्थात एक वैलेंसी फ्री रहेगी। तो इसको हम लिखते हैं CH3, ये वैलेंसी CH3 वैलेंसी। इस CH3 वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। नहीं समझ में आए तो समझाओ। एल्केन में देखो क्या जोड़ते हैं हम, N जोड़ते। एल्किल शब्द तो वही है, जहां आपने N जोड़ा था उसकी स्थान पे क्या जोड़ दो, इल जोड़ दो। क्या जोड़ दो, इल। तो मैथ था, मैथ में N जोड़ेंगे तो मेथेन, और मैथ में इल जोड़ दिया तो मेथिल, मेथिल। तो यहां पर आपको याद क्या करना कि जैसे ही आपने मेथेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, मेथिल, फॉर्मूला CH3 वैलेंसी। अब देखो नंबर 2 आपने पढ़ा था C2H6, क्या नाम दिया था, एथेन। चाहे तो आप इस एथेन को ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH3, ये आपका क्या हो गया, एथेन। अब आपने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन को आपने बाहर निकाल दिया। इससे आपने एक हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखें तो C2H5 वैलेंसी। अब देखो यहाँ पे उसमें तो एक ही कार्बन था, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ कार्बन 2 है, तो कन्फ्यूजन आपके ये होगा कि कौन से कार्बन से हमें हाइड्रोजन बाहर निकालना है। तो बेटा देखो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो किसी से भी हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, CH3CH2 वैलेंसी। एथेन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, एथिल। क्या बन गया, एथिल। क्लियर है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात, तो जब भी हम मेथिल शब्द का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, मेथिल, तो हो जाएगा CH3 वैलेंसी। अगर एथिल शब्द का बोल लें, एथिल शब्द का जब हम प्रयोग करें तो आप C2H5 वैलेंसी बोल सकते हो या CH3CH2 वैलेंसी लिख
सकते हो। इसके बाद आते हैं 3 कार्बन पे। अब 3 कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन पे आपका आता प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, CH3 CH2 CH3। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। एक साथ लिखना चाहो तो C3H8। अब इस प्रोपेन से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, प्रोपेन से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तब आप उसको क्या बोलोगे, प्रोपिल। क्या कहोगे, प्रोपिल। अब जब हम प्रोपिल की बात करें तो अब यहाँ कन्फ्यूजन है। देखो इधर CH3 इधर CH3 सेम है, लेकिन यहाँ अंतर है, यहाँ पर CH2 है। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि सर हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं या यहाँ से। तो बेटा ये CH3 अलग है, CH2 अलग है। तो एक बार हाइड्रोजन हम CH3 से हटाएंगे और एक बार हाइड्रोजन CH2 से हटाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि एक बार हाइड्रोजन में यहाँ से हटाऊँ तो इसको नंबर 1 दे दिया। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो कंडीशन क्या होगी, देखो नंबर 1। तो इसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, CH3 CH2 CH2, ये बनेगी बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, इसको क्या नंबर दे दिया, नंबर 2। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो कंडीशन देखो क्या बनती है, CH3 CH CH3। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 थे तो एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया। अब हाइड्रोजन हटने का मतलब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब उस वैलेंसी को हम आगे पीछे शो नहीं कर सकते, तो लिखने का तरीका होगा या तो ऊपर रिप्रेजेंट कर दो या नीचे। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट नीचे कर दिया। क्लियर कि जैसे ही जब भी हाइड्रोजन हटेगा तो वैलेंसी फ्री होगी। तो एक बार हमने यहाँ से हटाया तो ये कंडीशन होगी। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब समझना क्या है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये कंपाउंड सही है, लेकिन देखो इस कार्बन से समझो, इस कार्बन से 4 समूह जुड़े हुए हैं। एक पर CH3, दूसरे पे हाइड्रोजन, तीसरे पे CH3 और चौथे पे वैलेंसी। तो इनको आप कैसे भी घुमा फिरा के लिख दोगे तो कोई अंतर नहीं है। अब देखो क्या होता है कि क्या होता है, इस CH3 को तो पूरा मैं इधर ले आऊँ और इस वैलेंसी को मैं कहाँ ले जाऊँ, सामने, तो कोई अंतर नहीं है। तो इसको मैं चाहे तो फिर लिख सकता हूँ CH3 CH। CH3 कहाँ निकला गया, नीचे, और इसकी जो वैलेंसी है वो कहाँ चली गई, सामने। अब देखो बेटा, प्रोपेन से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपिल बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपिल। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा कि आपके लिए 2 नए शब्द आएंगे। एक तो आपको पढ़ने को मिलेगा एन, और एक शब्द आएगा आइसो। एन और आइसो हिंदी में भी लिखना चाहते हो बेटा। एन का मतलब तो क्या होता है, जब कार्बन की सीधी श्रृंखला हो, ऐसे जब कार्बन की सीधी श्रृंखला हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। लेकिन आइसो शब्द का प्रयोग कब करते हैं, जब कार्बन की श्रृंखला हो और जो अंतिम कार्बन हो उस पर एक CH3 जुड़ा। जैसे मैं एक कंडीशन बताऊं, जैसे ये इसको मैंने इससे बना दिया। देखो अगर इधर से मैं देखूं तो सबसे अंत में ये आ गया, उससे पहले वाले कार्बन पे नीचे क्या जुड़ा हो, एक CH3। क्या जुड़ा हो, एक CH3। तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, आइसो। फिर से रिपीट कर लेना, इधर से नहीं देखना है, जिधर से वैलेंसी फ्री है उधर से देखना। इधर से देखोगे तो ये सबसे लास्ट में, और ये लास्ट हो गया तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सेकंड लास्ट। और अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे। या अपनी लैंग्वेज में हिंदी में समझना चाहो कि अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, तो क्या बोलते हैं, आइसो। अब आ जाओ, देखो प्रोपेन से दोनों में एक एक हाइड्रोजन हटाया तो कंफर्म है कि अपना कंपाउंड प्रोपिल बनेगा। लेकिन बेटा ये अलग है और ये अलग है। तो देखो इसमें तो 3 कार्बन की क्या है, सीधी श्रृंखला। इसमें 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला, तो इस कंपाउंड को तो आप क्या नाम दे सकते हो, एन प्रोपिल। इस कंपाउंड को क्या नाम दे सकते हो, एन प्रोपिल। और यहां पर क्या है, इधर से देखो ये अंतिम कार्बन
ये अंतिम और ये अंतिम से पहले वाला। तो अंतिम से पहले वाले पर अगर CH3 जुड़ा हो तो नाम के आगे क्या लगाएंगे, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए कि जब हम बात करें एल्केन से हमने क्या सीखा, एल्किल बनाना। तो क्लियर होना चाहिए कि CH4 को मेथेन बोलेंगे तो CH3 को मेथिल, C2H6 को एथेन तो C2H5 या CH3 CH2 को क्या नाम देंगे, एथिल। ये प्रोपेन है। अब प्रोपेन से जब हाइड्रोजन हटाओगे तो दो कंडीशन बनेगी। अगर यहाँ वाले से हाइड्रोजन हटाया तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, एन प्रोपिल। और यहाँ वाले से हाइड्रोजन हटाओगे तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल। तो इस प्रकार से अगर आप इनको नहीं सीखोगे, अभी तो देखो ये तो क्लियर हो गया, मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपिल से दो, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। अब इसके बाद उस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है, ब्यूटेन। ब्यूटेन से 4 बनेंगे, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करें कि ब्यूटेन से ब्यूटिल कैसे बनेगा। तो ब्यूटेन से जब ब्यूटिल बनाएंगे उसमें ध्यान रखना कि ब्यूटिल 4 प्रकार के बनेंगे, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। इसको पढ़ने से पहले हमें यहाँ 2-3 चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री ये कार्बन के प्रकार होते हैं। तो यहाँ से समझो कि एक कार्बन की श्रृंखला है, कि जब एक कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री और 4 से जुड़ा हो तो 4 डिग्री कार्बन। उसके लिए हम शब्द का यूज करते हैं। अब देखो ये कार्बन केवल इसी कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन केवल इसी कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री कार्बन, जिसको बोलते हैं हम प्राथमिक कार्बन। अब इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री। इस कार्बन को देखोगे तो ये 3 से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3, तो ये 3 डिग्री। ये कार्बन केवल ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन 1 डिग्री। ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री। ये कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ गए होंगे कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक कार्बन, 2 डिग्री का मतलब द्वितीय कार्बन, 3 डिग्री का मतलब तृतीय कार्बन और 4 डिग्री का मतलब चतुर्थ कार्बन। एक तो ये शब्द अपने लिए काम में आएंगे। एन और आइसो वाली चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो इसको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर सकते हो। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, एक बार पढ़ने पर ही हमें ऐसी चीज़ें याद हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अब देखो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो मेन पॉइंट है हम उसके ऊपर आते हैं कि देखो मैंने लिखा C4H10, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। C4H10 ब्यूटेन बोलते हैं। इस ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। ब्यूटिल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ। ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आपने पढ़ा होगा ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, उन्हें समावयवी कहते हैं। तो कौन कौन से समावयवी होते हैं उनके बारे में हम बात करें यहाँ पे। तो पहला समावयवी तो देखो इसका क्या होता है, CH3, CH2, CH2, CH3। पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन में इसको यहाँ बना रहा हूँ कि अपने भी जरूरत पड़ेगी, CH3, CH, CH3, CH3। अब देखो गौर से, दोनों फॉर्मूलों को आप चेक कर लो, दोनों में कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 10 है। देखो 3, 3, 6, 9, 1, 10, 4 कार्बन। इसमें 3, 2, 5, 7 और 10 और 4 कार्बन। तो क्लियर है कि दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना अलग है। इस कारण से इनको बोलते हैं समावयवी। और
जब संरचना सूत्र अलग है तो नाम भी अलग होगा। अब देखो इसका नाम तो हम कह देते हैं 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला, तो इसका नाम तो सीधी बात है 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ब्यूटेन। क्या नाम दे दिया, ब्यूटेन इसका नाम दे दिया। अब सीधी बात है कि ब्यूटेन से हम ब्यूटिल की बात नहीं कर रहे, ब्यूटेन की बात करें। ब्यूटिल तो तब बनेगा जब यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे। अब देखो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो इसके बाद यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि इसमें देखो सेम वही कंडीशन है कि इधर से देखोगे 1 2 3 ये लास्ट हो गया, तो लास्ट से पहले वाले कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ है और लास्ट से पहले वाले कार्बन पे CH3 जुड़ा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसका नाम 4 कार्बन से ब्यूटेन हो गई और नाम के आगे क्या लगा दिया, आइसो ब्यूटेन। ये इनके नाम में अंतर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, ब्यूटिल बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूटिल। तो ब्यूटिल बनाने का तरीका ये होगा कि आपको हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अब आ जाओ, इधर वाला CH3 उधर वाला CH3 सेम है, तो चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ या यहाँ से हाइड्रोजन, बात एक है। तो पहले हाइड्रोजन में इस कार्बन से हटा दूंगा, दूसरा हाइड्रोजन जो CH2 तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, बाकी तो सेम है। तीसरा हाइड्रोजन जो CH3 सेम है, तो तीसरा हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा दिया और चौथा हाइड्रोजन यहाँ से। अर्थात ये जो एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है, कुल मिलाकर ब्यूटेन बोल दो इनको, इनसे हम 4 बार हाइड्रोजन हटाएंगे और 4 बार हाइड्रोजन हटाएंगे तो 4 ब्यूटेल बनेंगे। अब समझो, पहला हाइड्रोजन यहाँ से डालें, ये काउंटिंग मैंने इसलिए की कि आपको समझ में आ जाए, 1 नंबर ये। तो यहाँ से जब आप हाइड्रोजन हटाओगे तो कंडीशन क्या आएगी, देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2। क्लियर हो गया कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखो, हाइड्रोजन इस कार्बन से हटेगा, इससे हटेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3। अब जैसे हाइड्रोजन हटाया तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। अब सामने तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो या तो इसको नीचे रिप्रेजेंट करो या ऊपर, तो इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। अब इसको इजीली समझने के लिए मैंने एक तरीका बताया था, आप क्या करो इस कंपाउंड के लिए कि इस CH3 को रख दो नीचे और वैलेंसी को लेके चले जाओ ऊपर, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, CH3 CH2 CH, ये CH3 नीचे और ये वैलेंसी यहाँ पे आ जाए। क्लियर है कि CH3 यहाँ पे और ये कंडीशन। अब आ जाओ इस पे नंबर 3 पे। नंबर 3 का मतलब हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो क्या कंडीशन आ रही है आपकी, CH3 CH2 हाइड्रोजन यहाँ से हट गए। क्लियर है बात। अब इसमें आ जाओ, हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो क्या कंडीशन होगी, नंबर 4 CH3 जैसे ही आपने हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो अब सामने तो वैलेंसी रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो वैलेंसी रिप्रेजेंट कहाँ कर देंगे, ऊपर की तरफ। अब जो इसको इजीली समझना है तो हमने क्या किया, इस CH3 को तो यहाँ रख दिया और इस वैलेंसी को हम यहाँ लेकर आ गए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, CH3 ये कंडीशन है। चारों बन गए। अब नाम सीखना है। अब देखो सीधी बात है कि आपने क्या किया था, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटाया है, तो नाम क्या होगा इनका, ब्यूटिल। लेकिन चारों की संरचना अलग है, तो अंतर कैसे करेंगे, किसका ब्यूटिल होगा, तो समझो यहाँ से ये 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। मैंने कहा जो कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है उसके आगे एन लगा देते हैं, तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा आपका, एन ब्यूटिल। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल। क्लियर है। इसको गौर से देखो, नंबर 3 को इधर से चले, चलो पहले ऊपर वाले में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऊपर वाले की स्ट्रक्चर ये है, देखो CH3 नीचे जुड़ा हुआ है, तो इसके नाम के लिए आप क्या लगा दोगे, आइसो। ना बेटा ना, आइसो नहीं होगा। आइसो की शर्त मैंने क्या लगाई थी कि अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे CH3 होना चाहिए। अगर यहाँ CH3 जुड़ा होता तब आइसो होता, लेकिन इसमें CH3 यहाँ है, देखो गौर से, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट कार्बन ये हुआ, तो ये सेकेंड लास्ट, अर्थात अंतिम से पहले वाला कार्बन। अगर अंतिम से पहले वाले पे CH3 जुड़ा है तब आइसो लगाएंगे, अन्यथा आइसो नहीं लगेगा। अर्थात यहाँ आइसो नहीं लगेगा तो फिर मतलब क्या लगेगा। अब देखो इस कार्बन को गौर से देखो, ये कार्बन गौर से देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से,
दूसरे इस कार्बन से। साफ समझ में आ रहा है कि आने वाला समूह इस कार्बन से जुड़ेगा और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से। इसका मतलब ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन हुआ नहीं हुआ। और 2 डिग्री कार्बन के लिए आप बोलोगे द्वितीयक, और ब्यूटेल तो लिखना ही है, तो इसका नाम आपके लिए हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल। क्या हो जाएगा, द्वितीयक ब्यूटिल। देखो सीधी बात है कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 2 से। इस कारण से इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल। अब देखो जो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, आइसो कि अंतिम से पहले वाले पे CH3, तो इसका नाम आपने क्या लिख दिया, आइसो ब्यूटिल। क्या लिख दिया, आइसो ब्यूटिल। अब बात करें बेटा इस कार्बन की, तो बेटा सीधी सी बात है कि आने वाला समूह इस कार्बन से जुड़ेगा और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से। 1 2 3, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से। अर्थात ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन हुआ, 3 डिग्री कार्बन हुआ। इस 3 डिग्री कार्बन के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं, तृतीयक, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। तो मैंने नाम लिख दिया तृतीयक ब्यूटिल। क्या नाम लिख दिया, तृतीयक ब्यूटिल। बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होते हैं। अब एक बात तो समझा दूँ, ये कैसा बना वो हमें नहीं सीखना, ना हमें याद करनी, ये तो मैंने समझा दिया जिससे आपको इजीली याद हो जाए। हमें तो डायरेक्ट इनके नाम याद होने चाहिए कि ब्यूटेन थे, ब्यूटेन से 4 फॉर्मूले बन गए, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। इनका हमें फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। जब तक हमें ये नहीं आएगा तब तक हम इनके नाम नहीं सीखने वाले। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम एक बार शॉर्ट में इनका रिविजन करते हैं। फिर आज शॉर्ट में इसका हम एक बार फटाफट इसका रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करें एल्किल की, तो एल्किल में अपने मेथिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, क्या बोलते हैं, प्रोपिल, तो इन सबको कैसे बनाओगे ये आपने सीख लिया। फटाफट हम इनको लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमने इनको लिखा कैसे है। देखो सबसे पहले बात करें किसकी, क्या लिख रहे हैं हम, एल्किल की। तो सबसे पहले आपने सबसे सिंपल एल्किल आपने क्या लिखा, CH3 वैलेंसी। अब क्लियर होना चाहिए कि CH3 वैलेंसी लिखा तो तुरंत नाम आना चाहिए। CH3 वैलेंसी को आप क्या कहोगे, मेथिल। इसके बाद नंबर 2 पे आपने लिखा CH3 CH2 वैलेंसी, या इसके स्थान पे आप C2H5 वैलेंसी क्या बोलते हैं उसको, एथिल। तो क्लियर होना चाहिए कि जैसे हम नाम लिख रहे हैं वैसे अपने मुंह जबानी याद होना चाहिए। CH3 वैलेंसी मेथिल, CH3 CH2 वैलेंसी, ये C2H5 वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, एथिल। इसके बाद देखो यहाँ से माइंड में क्या याद करना है कि मेथेन में 1 था, एथेन से 1 बना, प्रोपेन से 2 प्रोपिल बने। तो पहले क्लियर होना चाहिए कि लिखना क्या है, प्रोपेन से प्रोपिल बना, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो एक तो हमने बना दिया CH3 CH2 CH2, और इसके बाद वाला अगला मैंने बनाया था CH3 CH CH3, इतना था ये। तो 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला के लिए आपने इसको नाम दिया था एन प्रोपिल, और इसको आप क्या कह सकते हो, आइसोप्रोपिल। तो ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्यूटिल। तो जब ब्यूटिल की हमने बात की तो ब्यूटिल में हमने 4 रूप बनाए थे, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। तो बिल्कुल कंसेप्ट में क्लियर लिखना आना चाहिए। कैसे बनी ये कोई नहीं पूछने वाला, वो तो समझाया था जिससे आपको इजीली याद हो जाए और माइंड में बात अपने फिट बैठ जाए। लेकिन याद हमें इस प्रकार से करना है। अब देखो ब्यूटिल में 4 थे, तो सबसे पहले एन ब्यूटिल, तो स्ट्रक्चर क्या थे, CH3 CH2 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 वैलेंसी। इसके बाद आपका आ गया आइसोब्यूटिल, CH3 CH CH3 CH2 वैलेंसी। इसके बाद आपका आ गया द्वितीयक ब्यूटिल, तो CH3 CH2 CH CH3 वैलेंसी। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो आपका था तृतीयक या टर्सरी ब्यूटिल, इंग्लिश में इनको हम बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल। अब देखो इसका नाम हो गया एन ब्यूटिल। इसकी बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटिल। इसके बाद आगे बात करें तो इसका नाम हमने क्या लिखा, द्वितीयक ब्यूटिल। द्वितीयक ब्यूटिल को बेटा इंग्लिश में बोलें तो द्वितीय के लिए सेकेंडरी शब्द का प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी, और तृतीय के लिए टर्सरी। तो ये हो गया आपका
तृतीयक ब्यूटिल। अब देखो इनका यूज कैसे करते हैं वो हम बात करेंगे, क्योंकि ये सीखने से काम नहीं चलने वाला। आपने बहुत से कंपाउंड पढ़ेंगे, इनके नाम कैसे याद करने, तो सबसे पहले, क्योंकि नामकरण हमें तभी आएगा जब हम इनको ढंग से समझ पाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप मानते, अगर ये फर्स्ट स्टेप आ जाते हैं तो सेकंड स्टेप के लिए हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे मेन प्रैक्टिस ये है कि जब तक आपको ये बिना देखे लिखना नहीं आए, नाम से ये, इससे सूत्र, सूत्र से नाम, नाम से सूत्र, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि अभी आपने ये वैलेंसी, यहाँ पे सब जगह वैलेंसी फ्री है। इन वैलेंसी पर कोई ना कोई क्रियात्मक समूह जोड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग नाम क्या कैसा होगा, और उसके बाद हम आगे करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। तो इसको पहले अच्छे तरीके से याद कर लेना, तब तो आगे वाली क्लास समझ में आ जाएगी। नहीं तो आगे वाली क्लास 2-3 लेवल हाई जाने वाली है, नहीं तो सिर के ऊपर से जाएगी। अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो सके। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।